अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो का पार्ट बी है। पार्ट ए में अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये MCQs 9 और 10 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो MCQs है ना, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ऑलरेडी एक पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, तो होप सो कि वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है, ताकि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं। और इसके अलावा मैं जो MCQ शेयर कर रही हूँ, उसके अलावा कोई एक ऐसे MCQs आपके पास हैं जो आपको सही से समझ नहीं आ रहे हैं, तो काइंडली वो भी मुझे इन्फॉर्म कर दें। मैं आपको वो MCQs के भी आंसर दे दूँ, ताकि आपके जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी MCQs हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए अपलोड कर चुकी हूँ, ये हमारा पार्ट बी है। यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज़, देखें बेटा फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है पास्कल। पास्कल होता है प्रेशर का यूनिट। ठीक है, वोल्ट होता है वोल्टेज, जूल फॉर चेंज इन हीट। ठीक है, फॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू FD। उसके लिए भी आप जूल का वर्ड यूज़ करते हैं, जूल की यूनिट यूज़ करते हैं। रिमेनिंग क्या बची? रिमेनिंग बची कैंडिला। अब कैंडिला आपके जो बुक में दी हुई है ना, उसमें लिखा हुआ है यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसकी लिखी हुई कैंडिला। अब यहाँ पर थोड़ा सा MCQs को घुमा के दे दिया है, यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी विच इज़ ऑल्सो इज़ कैंडिला। तो आंसर करेक्ट कौन सा है? आंसर है कैंडिला, करेक्ट आंसर। अब सेकंड MCQs हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ वाज डिटरमाइंड बाय। हालांकि रिड्यूस सिलेबस में इस तरीके के MCQs आपको ये साइंटिस्ट रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, मगर कहीं कहीं जगह पे, कहीं स्कूल्स में या कहीं स्कूल्स में और मॉडल पेपर्स वगैरह में भी मैंने ये देखी चीज़ कि कोई चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो हम ये वाली चीज़ें थोड़ी थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं। अगर पेपर में इस तरीके के कोई MCQs आ भी गए तो आपको इसका आंसर आता हो, तो ये आंसर आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है कि आप साइंटिस्ट याद करें। मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है अल्बेरूनी। ठीक है, इसकी थी कैंडिला, फर्स्ट का था कैंडिला, इसका है अल्बेरूनी। अब है व्हाट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि मिस डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट है m, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की मीटर पर सेकंड होती है। अब स्केलर और वेक्टर तो फिर हम क्यों कहते हैं इसको? स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड ओनली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ आपकी वो होती हैं जिसमें आप विद द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन, तो डिस्टेंस जो होती है ये आपका होती है स्केलर क्वांटिटी, स्पीड आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, मास भी आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। आपने इतना पढ़ लिया होगा तो आपको ये चीज़ होप सो क्लियर हो गई होगी कि मैं ये क्यों कह रही हूँ स्केलर क्वांटिटीज़। आप जब चैप्टर्स में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो उसमें अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी कि मैं आपको इसको क्यों स्केलर क्वांटिटीज़ कह रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड में आपको बेटा ये बताया हुआ है कि अगर टू पैरेलल फोर्सेस हैं, दो पैरेलल फोर्सेस हैं और वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दो पैरेलल फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं तो वो होती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर टू फोर्सेस हों और वो अपोजिट पैरेलल तो हों, मगर पैरेलल मतलब वो, ठीक है, पैरेलल इस लाइन के पैरेलल ये होगा, अगर ये लाइन है तो उसके पैरेलल ये होगा, ये लाइन है तो उसके पैरेलल ये होगा,
ये लाइन है तो उसके पैरेलल ये होगा, ठीक है। तो पैरेलल मतलब आप समझ गए होंगे, पैरेलल और लिखा हुआ है लाइक मतलब डायरेक्शंस भी उसकी सेम होगी। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, लाइक पैरेलल फोर्स। अनलाइक होता तो अपोजिट डायरेक्शंस होती। इसमें है डी आंसर करेक्ट है, लाइक पैरेलल फोर्सेस विद द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये देखें फिर से यही चीज़, यही वाला एमसीक्यू रिपीट हुआ है कि -20 to 20 सेंटीग्रेड। अगर ये एमसीक्यूज़ का आंसर आपको डिटेल में समझना है तो आप पार्ट ए में जाएं। वीडियो के पार्ट ए में ये डिटेल में डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसका आंसर मैं अभी आपको फ़िलहाल बता देती हूँ। 40 केल्विन। अगर यहाँ पर आंसर में 40 सेल्सियस भी दिया होता तो आपका आंसर जो भी ऑप्शन दिया होता उसमें 40 सेल्सियस ठीक होता। आपको मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ बता दी थी कि चेंज जो भी होता है इन सेल्सियस और इन केल्विन दोनों सेम होता है। अब देखें ये जो लेज़र बिलोंग्स टू दी एटॉमिक फिज़िक्स, ये भी आपको पहले पार्ट में मैंने जो बताई थी उसमें भी ये एमसीक्यूज़ है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। आप लोग अगर मैं जो बता रही हूँ एमसीक्यूज़ वो ही कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे से एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा हम जाते हैं 7 पे, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप इसको ये देखें, किलोग्राम किसके इक्वल होता है, किलोग्राम होता है, पहले आपको मैं फोर्स बता देती हूँ। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें न्यूटन्स में दी हुई है ना, न्यूटन्स में यूनिट दी हुई है। हमारे पास फोर्स एक ऐसी यूनिट है जिसकी न्यूटन यूनिट होती है फोर्स, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम में। एम क्या होता है आपका, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें अगर ये वाली क्वेश्चन में 7 में ये दिया हुआ है कि ये किसके इक्वल है, तो आपको पता है किलोग्राम के इक्वल, किलोग्राम किस में है, मास है मतलब, और मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है स्पीड या वेलोसिटी। तो आपको पता है जब आपको न्यूटन में चाहिए होती है ये पूरी चीज़ वैल्यू किसके, न्यूटन के इक्वल है। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के इक्वल है। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करके ठीक से बता देती हूँ। F इज इक्वल्स टू एम ए, एम होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड किस यूनिट के सेम होता है। तो यहाँ पर न्यूटन्स में दी हुई हैं सारी यूनिट्स, इसलिए मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपकी वो न्यूटन के इक्वल होता है। तो आप इधर क्या करेंगे, आप इस एमसीक्यूज़ को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको चाहिए। जब भी कोई नीचे आपको मतलब स्क्वायर की नीड है तो आप डिवाइड में नीचे अगर एस करेंगे तो आपको मैथ्स का रूल है कि जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू न्यूटन, और रिमेनिंग क्या बचा, मल्टीप्लाई में एस, तो ये आ गया एस। तो आपका आंसर क्या बचा, न्यूटन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला पार्ट ए, न्यूटन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो फिर से ये चीज़ रिपीट हुए, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। इसके बाद ये भी रिपीटेड है, फर्स्ट पार्ट में ये भी बता चुकी हूँ। फोर्स इज इक्वल्स टू एम में प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है आपकी, और विच इज़ इक्वल्स टू फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, फोर्स। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, ये भी रिपीटेड, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर क्या कहते हैं, रेट आ गया मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम विच इज़ पावर। इसके अलावा ये आ जाए, इफ़ बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज़ सेड टू बी,
अगर आपकी बॉडी रेस्ट में होगी तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हम उसे कहेंगे डायनेमिक। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हुआ? डायनेमिक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू। अब आपने ये प्रीफिक्स याद नहीं किए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो प्रीफिक्स याद कर लें। ठीक है, वो है चैप्टर 12 में आपको आई थिंक प्रीफिक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाके प्रीफिक्स अच्छे से याद कर लें। उसमें आप देखेंगे कि माइक्रो की लिखा होगा एक्सपोनेंट -6 और इसका सिंबल बना होगा माइक्रो का इस तरीके से। तो आप देख लें बुक में भी, अगर आपको वेरीफाई करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइक्रो। अ माइक्रोमीटर इज़ इक्वल्स टू, अ माइक्रो मतलब एक माइक्रोमीटर इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, 1 लिख लिया, 1 का 1 नहीं आया, 1 माइक्रो की जगह बेटा क्या आएगा यहाँ पर? एक्सपोनेंट 6 -6 मीटर। तो आपका आंसर यहाँ करेक्ट कौन सा होगा? एक्सपोनेंट -6। अब यह है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपकी होती है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ आपकी 2 कंडीशंस होती हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन में आपको बोलते हैं सम ऑफ ऑल फोर्स, और सेकंड कंडीशन में बोलते हैं सम ऑफ ऑल टॉर्क इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सेकंड का पूछा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सम ऑफ ऑल टॉर्क्स। अब ये क्वेश्चन है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी वेयर डैश एक्ट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कौन सी चीज़ एक्ट करती है? आपका वेट एक्ट करता है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई टॉर्क वगैरह, नन ऑफ दिस नहीं, आपका वेट एक्ट करता है। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे वेट का mg। इसके अलावा जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 समथिंग होती है एक्सपोनेंट। तो ये भी बुक में आपको अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है, और उसे इस वैल्यू को जिसने बताया था उसका नाम था कैवेंडिश। तो इस तरीके का भी एमसीक्यू आता है कि कैपिटल जी क्या है? वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू किसने डिटरमाइन की थी? वो कैवेंडिश ने की थी। वो एमसीक्यूज़ आएगा तो फिर मैं आपको फिर बता दूँगी। अभी मैं आपको सिर्फ एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और अगर ये इसकी वैल्यू आए कि इस वैल्यू डिटरमाइन जी वैल्यू कैपिटल जी इज़ डिटरमाइंड बाय, तो तब आंसर आएगा कैवेंडिश, ठीक है। आर्चिमेड प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड ड्यू टू Archimedes principle is applied to determine specific heat. Mercury is normally used working liquid in laboratory thermometer because देखो आप थर्मोमीटर में जो आपकी वो जो सिल्वर कलर की दिखती है ना, सिल्वर कलर की, जब आपको आप टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती है। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है तो फिर वो अपने नॉर्मल पॉइंट पे ही आ जाती है जो रूम टेम्परेचर होता है। तो इसमें क्या है, ये क्या लिखा है कि हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट, नो, इज़ अ लिक्विड मेटल, इज़ सिल्वरी। देखिए ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मगर आप यहाँ पर क्या लिखे कि मरकरी यूज क्यों होता है एज अ वर्किंग लिक्विड, ठीक है, इन लेबोरेटरी थर्मीटर बिकॉज एक्सपेंड इवनली एंड प्रोपोर्शनली वेट हीटेड, मतलब जितनी हीट होती है उसी प्रोपोर्शनल से वो एक्सपैंड हो जाती है लाइन आपकी मरकरी की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, फिर से ये रिपीट है एमसीक्यूज। लीस्ट काउंट भी ये कांट लिखा हुआ है, सॉरी बेटा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है एमसीक्यूज में लिखते हुए ने। तो ये है लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉजेस, आपको ये पार्ट ए में भी बताया है।
आप सेकंड चैप्टर मेजरमेंट में देखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, उसकी यूनिट्स भी देख लीजिएगा, और स्क्रू गेज की भी मिलीमीटर में क्या वैल्यू होती है, सेंटीमीटर में क्या होती है। थोड़ा सा शफल करके ये क्वेश्चन आपको MCQs में पूछा जा सकता है। बहरहाल यहाँ पर आंसर है डी। द वैल्यू ऑफ रेडियस, द वैल्यू ऑफ रेडियस इज, द वैल्यू ऑफ रेडियस इज बेटा 0. लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 0.001 मिलीमीटर। इस ये डिस्क्राइब हो गया था। हाँ, हम यहाँ पर थे। वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ठीक है, रेडियस की वैल्यू है, आप ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि एट अ टाइम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो ये वैल्यू याद रख लेना। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें रेडियस ऑफ अर्थ का बताया हुआ है, तो से कह रही हूँ कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, वैल्यू आप याद कर लें। 6.38 एक्सपोनेंट, करेक्ट आंसर। 1. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑफ इनर्शिया, सेम रिपीटेड जो फर्स्ट पार्ट में भी हमने डिस्क्राइब किया था। अच्छा, काउंटर वाइज क्लॉक वाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव। अब टॉर्क का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें डिस्क्राइब डिटेल में बताया हुआ है कि क्लॉक वाइज टॉर्क जो है वो नेगेटिव होती है, और काउंटर क्लॉक वाइज टॉर्क पॉजिटिव होती है। अगर आपसे काउंटर क्लॉक वाइज पूछे ना, काउंटर क्लॉक वाइज, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव, अदरवाइज इसका आंसर है नेगेटिव। अब लिखा हुआ है 20 सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल, सिंपल 20 सेल्सियस प्लस 273, द आंसर इज 293। ये वाला आंसर है। सेल्सियस में जो भी डिग्री दी होगी इसमें प्लस कर देंगे 273, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। सॉरी, ये नहीं है, ये वाला, ठीक है, 293। अब है 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स ने, मैंने मेजर स्टूडेंट्स का देखा है, ये बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। कन्वर्जन में जितनी बार बताएं फिर से बच्चे वही मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये याद रखने का तरीका ही बता देती हूँ। मिली आपने याद किया है कि वो एक्सपोनेंट 3 होता है, ठीक है, और माइक्रो आपने याद किया था एक्सपोनेंट 6 होता है, -6। यहाँ पर देखें, आपको पूछा हुआ है क्या बताएं, 1 मीटर। अगर आप देखें एक्सपोनेंट 4 लिखेंगे और मिलीमीटर लिखेंगे, आपको सिर्फ इसमें से मीटर चाहिए, तो मिली का आपकी प्रीफिक्स पता है एक्सपोनेंट, ये 4 पहले से दिया हुआ है, एक्सपोनेंट मिली की जगह लिख दें -3, तो आपके पास हो जाएगी 4 - 3 इज़ 10, ओनली 10 आंसर होगा। तो 10 मीटर तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 1 मीटर चाहिए, 1 मीटर। तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला आंसर था ना हमारा, वो गलत था, इसलिए हम सेकंड आंसर पे जाते हैं। सेकंड आंसर में लिखा हुआ है 3 मिलीमीटर। अब मिली की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट -3, 10 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -3, मीटर का मीटर। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंट 3 - 3, एक्सपोनेंट की पावर हो गई 0, किसी की भी पावर 0 होती है, विच इज़ इक्वल्स टू, बेटा किसी की पावर 3 होती है, विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास 1, और मीटर तो पहले ही कनेक्टेड था उससे, तो मीटर। तो हमारा क्वेश्चन पार्ट बी, हाँ, इसका पार्ट बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब 4 दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास मान कर करना है, एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू एम है, और फोर्स है 4, मास मालूम करना है, एक्सेलरेशन आपके पास है 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज़, मास इज़
टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, सो आपका आंसर है 2 kg। ओके, होप्स आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार इसका आंसर रिव्यू कर देती हूँ, आंसर शीट्स को रिव्यू कर देती हूँ। फर्स्ट में था कैंडिला, सेकंड में था अल्बेरूनी, थर्ड में था डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ में था लाइट पैरेलल फोर्सेस, 5 में था 40 केल्विन, 6 में था एटॉमिक फिज़िक्स, और न्यूटन सेकंड्स को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है किस तरीके से आया। 1 हॉर्स पावर आपके 746, 9 में F इक्वल्स टू M है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना था मास और एक्सीलरेशन का। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम विच इज़ अ बॉडी इन मोशन, अगेन देख लेते हैं। अ बॉडी इन, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा 9 नहीं 11, MCQ नंबर 11। अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी डायनेमिक इज एट रेस्ट, सो वी कॉल्ड स्टैटिक। 12 में है एक्सपोनेंट -6, ये भी आपको बता दिया है। एक्सपोनेंट -6 क्यों आया था, माइक्रोमीटर लिखा हुआ था कि किसके इक्वल होता है, तो माइक्रो होता है एक्सपोनेंट -6। सेकंड होता है सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल्स टू 0। अगर फर्स्ट इक्विलिब्रियम, अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना 13 बेटा, 13 था यहाँ पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर फर्स्ट कंडीशन होती तो हम लिखते यहाँ पर, हम यहाँ लिखते सम ऑफ ऑल फोर्स, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इसलिए सम ऑफ ऑल टॉर्क्स। थर्ड में है वेट ऑफ अ बॉडी, वो था ना एक बार फिर बता देती हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ पॉइंट वेयर वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, specific gravity expand evenly and proportion where heated। least count यहाँ गलत बेटा लिख दिया है, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर करेक्शन कर लेना, 0.001 मिलीमीटर। और ये रेडियस ऑफ अर्थ था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन था। टॉर्क इज नेगेटिव व्हेन क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव व्हेन काउंटर क्लॉकवाइज। कोई भी डिग्री होगी सेल्सियस में +273 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये था 1 मीटर वाला, इसके अलावा ये न्यूमेरिकल की तरह दिया था, ये सॉल्व किया हुआ है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं। आपको अगर कोई MCQs नहीं सॉल्व आया तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।